डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्किल एरिल हैलाइड की बनाने की विधियाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी की है। तो आज हम एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, एलिल हैलाइड और एरिल एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी और किसकी कम होगी, इनके कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे कि किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फास्ट होंगी और किसकी स्लो होंगी। तो आज हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड की एरिल हैलाइड, वाइनिल तथा एलिल हैलाइड के सापेक्ष क्रियाशीलता। तो देखें, एल्किल हैलाइड, एलिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड, एरिल हैलाइड व एल्किल एरिल हैलाइड, जो भी सारे हैलाइड हैं, इन सब में कार्बन हैलोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होता है? कार्बन हैलोजन बंध होता है और वो पोलर होता है, अर्थात हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैलोजन की ओर अट्रैक्ट रहते हैं, जिससे हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो देखो, सब में बॉन्ड की नेचर एक ही है, परंतु सबकी क्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। एल्किल हैलाइड की तुलना में वाइनिल और एरिल हैलाइड है, उनकी क्रियाशीलता तो कम होती है, जबकि एलिल व एल्किल एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है। इस तरह से इनकी क्रियाशीलता में यह अंतर क्यों होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट देखें हम एल्किल हैलाइड, फिर एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता के आधार पर इन सब का कंपैरिजन करेंगे। तो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दो प्रकार से दर्शाते हैं, SN1 और SN2। और SN1 अभिक्रिया SN2 के कंपैरिजन में तेजी से होती है, अर्थात दोनों का कंपैरिजन करें तो SN1 रिएक्शन SN2 की अपेक्षा तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि SN1 अभिक्रिया में इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटाइन बनता है, जबकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अतः ऐसे हैलाइड जो आसानी से आयोनाइज होकर, इजीली क्या हो, आयोनाइज हो या डिसोसिएट होकर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, उनकी क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक। और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व या स्टेबिलिटी बढ़ने पर नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता अधिक होती है। कहने का मतलब कि जो एल्किल हैलाइड इजीली स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी और अन्य की उसके कंपैरिजन में कम होती जाती है। तो हम जानते हैं कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? टर्सरी। मोर स्टेबल कौन सा होगा? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी और अंत में मेथिल कार्बोकेटाइन। तो अब इसी वे में हम देखें एरिल हैलाइड का क्रियाशीलता क्रम क्या होगा? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? टर्सरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मेथिल हैलाइड। तो ये होगा एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता क्रम, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3X। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। इस तरह से एल्किल हैलाइड का ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति क्रियाशीलता ऑर्डर हो जाएगा। अब इसके आधार पर हम कंपैरिजन अलग अलग हैलाइड से करेंगे। तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं एलिल हैलाइड। देखो, एलिल हैलाइड में कौन सा ग्रुप होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो? X। तो ये होगा एलिल हैलाइड। अब X के स्थान पर Cl, Br, I कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो एलिल हैलाइड में जो CH2X है, अर्थात कार्बन हैलोजन बंध है, वो इजीली आयोनाइज हो जाता है। इजीली आयोनाइज क्यों होगा? कि जैसे ही आयोनाइज होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बोकेटाइन कहलाता है एलिल कार्बोकेटाइन या एलिल कार्बोधनायन। और एलिल कार्बोधनायन अनुनाद से क्या होगा? स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड
यहाँ डीलोकेलाइज हो सकता है। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, CH2 पर। देखो ये वाली स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। जैसे डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होंगे तो दूसरे वाले CH2 पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस के द्वारा डीलोकेलाइज होने के कारण एलिल कार्बोकेटाइन क्या हो जाएंगे, स्थायी होगा। और स्टेबल कार्बोकेटाइन होने के कारण, और एलिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी टर्सरी से भी अधिक होती है, इसलिए एलिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से क्या होगी, अधिक होगी। चाहे वो टर्सरी हो, टर्सरी से भी अधिक हो जाएगी। इस प्रकार कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के आधार पर एलिल हैलाइड की नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से क्या होगी, अधिक होगी। थर्ड एग्जांपल देखें, एल्किल एरिल हैलाइड। एल्किल एरिल हैलाइड मतलब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलो कंपाउंड हो। जैसा हमने बेंजिल क्लोराइड के बारे में स्टडी किया, तो यहाँ बेंजिल हैलाइड लेकर चलें, तो बेंजिल हैलाइड में भी जैसे ही कार्बन हैलोजन बंध का वियोजन होगा तो कार्बन हैलोजन बंध के वियोजन से क्या बनेगा, बेंजिल कार्बोकेटाइन CH2 और पॉजिटिव। तो अब इस बेंजिल कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन बेंजीन रिंग के द्वारा होगा। तो देखो बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है और तीनों इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। इसके कारण पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन एलिल हैलाइड से भी ज़्यादा होगा। तो एलिल हैलाइड में तो केवल 2 ही स्ट्रक्चर बन रही हैं, जबकि बेंजिल हैलाइड में 4 स्ट्रक्चर बनेंगी, अर्थात पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन अधिक होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का डीलोकेलाइजेशन जितना अधिक होता है, एनर्जी उतनी क्या हो जाएगी, कम, और उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक होगी। इसलिए बेंजिल हैलाइड की क्रियाशीलता एलिल हैलाइड से भी क्या हो जाएगी, अधिक। तो एलिल की तो एल्किल से भी अधिक है, तो बेंजिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से अधिक होती है। और सब में कंपैरिजन करें तो इसकी एलिल से भी अधिक, तो सबसे ज़्यादा बेंजिल हैलाइड, फिर एलिल, और उसके बाद एल्किल, और एल्किल में पहले टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मेथिल। इस तरह से इनकी क्रियाशीलता का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट वाइनिल हैलाइड। देखो वाइनिल हैलाइड में भी क्या है, कार्बन हैलोजन बंध, तो वाइनिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है। तो कम क्यों होती है, देखो वाइनिल हैलाइड में क्या है, CH2, देखो वाइनिल हैलाइड की स्ट्रक्चर होगी CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये वाली स्ट्रक्चर है। तो वाइनिल हैलाइड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हैलोजन के लोन पेयर आपस में क्या है, कॉन्जुगेशन में रहते हैं, जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोमेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अर्थात ये इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव दर्शाता है। तो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के कारण देखो हैलोजन जैसे अपने लोन पेयर रिंग में देता है, डबल बॉन्ड CH2 की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और देखो इससे कार्बन हैलोजन बंध में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। कार्बन हैलोजन बंध में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और कार्बन हैलोजन बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम, और बॉन्ड लेंथ अधिक होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ अधिक हो जाती है, अर्थात इस बंध को तोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए वाइनिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम हो जाती है। दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं हम इसी वाइनिल हैलाइड में, कि वाइनिल हैलाइड में जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2, जबकि एल्किल हैलाइड में क्या होता है, sp3। तो sp2 संकरण में s करैक्टर 33.3% होंगे, जबकि sp3 में कितने होते हैं, 25%। तो S लक्षण अधिक होने के कारण sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से क्या होगी, अधिक, और अधिक होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, जिससे बॉन्ड का इजीली वियोजन या डिसोसिएशन नहीं होगा। इसलिए वाइनिल हैलाइड की क्रियाशीलता इन 2 फैक्टर्स के कारण, 2 फैक्टर कौन कौन से, एक तो कार्बन हैलोजन डबल बॉन्ड में
कार्बन हेलोजन बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। दूसरा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण sp2 होता है, इसलिए वाइनिल हैलाइड की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड से कम होती है। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड में हेलोजन सीधा किससे जुड़ा रहता है? बेंजीन रिंग से, सीधा बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ रहता है। तो हेलोबेंजीन में हेलोजन परमाणु के रेजोनेंस के कारण भी कार्बन हेलोजन बंध में क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सेम वही वाइनिल हैलाइड जैसी स्ट्रक्चर है, बट उसमें तो केवल कॉन्जुगेशन में एक ही डबल बॉन्ड है। एरिल हैलाइड में तीनों डबल बॉन्ड और हेलोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहते हैं, जिससे कार्बन हेलोजन बंध में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अतः इस बंध को ब्रेक करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब दोनों में देखें तो एरिल हैलाइड में जो बॉन्ड लेंथ है वो वाइनिल हैलाइड से भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता वाइनिल से भी क्या होगी? कम हो जाती है। इस तरह से इन हैलाइड्स में आपस में हम क्रियाशीलता का कंपैरिजन करते हैं, और इन्हीं फैक्टर्स के आधार पर यदि सभी हैलाइड्स को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के आधार पर अरेंज करना हो तो देखो क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता बेंजील की, उसके बाद एलिल की, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथिल हैलाइड, उसके बाद वाइनिल हैलाइड और सबसे कम एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता होगी। देखो एरिल हैलाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ नीचे बनाई है, इससे पहले भी हम बना चुके हैं पर यहाँ भी बना दिए हैं। तो इस तरह से विभिन्न हैलाइड्स का नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता क्रम होगा, और ये बहुत बार बीएससी की एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर में हमारे सिलेबस में 2 इम्पोर्टेंट कंपाउंड मेंशन है जिनके बारे में अध्ययन हम करेंगे, जिसमें फर्स्ट है डीडीटी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है डीडीटी का पूरा नाम। तो देखो डीडीटी का पूरा नाम हम जनरल लिखें तो एक डी का मतलब डाई क्लोरो, दूसरा डी डाईफेनिल, टी से ट्राई क्लोरो एथेन। अब हम केमिस्ट्री के रूप में इसका नाम लिखेंगे तो इसको और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हेलोजन और फेनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे जुड़े रहते हैं। तो एक को तो नाम देंगे पैरा, दूसरे को पैरा डैश, तो ये नाम लिखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैरा पैरा डैश। बाकी सेम आगे डाई क्लोरो, डाईफेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन। और इसका आईपीसी नाम क्या होगा? 111। देखो तीनों Cl एक ही कार्बन पे जुड़े हैं तो 3 बार लिखेंगे 111, ट्राई क्लोरो 2,2। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जुड़ा हुआ है, कार्बनिक मूलक है, तो क्या लगा देंगे 20, पैरा क्लोरोफेनिल एथेन। CH3CH, ये देखो एथेन यूनिट मान ली, 1 से 3 Cl और इससे क्या जुड़े हुए हैं 2 पैरा क्लोरोफेनिल। तो इसका आईपीसी नाम होगा 111 ट्राई क्लोरो 2,2 पैरा क्लोरोफेनिल एथेन। अब इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन को क्लोरेल के साथ गर्म करें तो डीडीटी का फॉर्मेशन होता है। देखो ये तो क्लोरेल का फॉर्मूला CCl3CHO, इसकी अभिक्रिया करें क्लोरोबेंजीन से तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़कर डीडीटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो डीडीटी एक कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इंसेक्टिसाइड के रूप में उपयोग करने के कारण इसका उपयोग कीड़े मकोड़े मारने, मच्छरों को मारने, और इसका स्पेशली उपयोग जो पहले किया जाता था मलेरिया की रोकथाम करने में किया जाता है। आजकल इसका उपयोग नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होने के कारण हानिकारक होता है, तो वर्तमान में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। सेकेंड कंपाउंड है BHC, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार पूछा जाता है। BHC क्या पूरा नाम होगा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो देखो इसका फॉर्मूला C6H6, ये तो बेंजीन
और इससे 6 क्या जुड़ जाए, क्लोरीन, तो C6H6 और Cl6। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर BHC बनता है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो 6 पोजीशन पर Cl जुड़ जाता है और BHC बनता है। और यह अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो इसमें क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल बनकर बेंजीन पर जुड़ते हैं। तो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक योगात्मक क्रिया विधि से संपन्न होती है। अतः इसमें मुक्त मूलक बनकर जुड़ते हैं, तो ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा होती है। इसके नाम एक तो BHC, इसी को 666 भी कहा जाता है। 666 क्यों, कि उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और Cl तीनों ही 6 होते हैं, इसलिए इसका नाम 666 होता है। इसका नाम गैमेक्सेन भी होता है और इसको लिंडेन, चारों इसी के नाम है। देखो BHC, 666, गैमेक्सेन और लिंडेन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अलग अलग रूप भी बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो हेलोजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये हम जानते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन रूप में कन्वर्ट हो गया, तीनों डबल बॉन्ड सेचुरेटेड हो जाता है। तो साइक्लोहेक्सेन चेयर और बोट फॉर्म में पाई जाती है, उनमें से भी चेयर फॉर्म स्टेबल होती है, और चेयर फॉर्म में भी इक्विटोरियल और एक्सियल 2 पोजीशन होती हैं। तो ये जो Cl की पोजीशन है वो एक्सियल है या इक्विटोरियल है, या आधे एक्सियल है आधे इक्विटोरियल है, इस आधार पर BHC के 8 आइसोमर बनते हैं। और इन 8 आइसोमर में भी एक आइसोमर जो शक्तिशाली कीटनाशक या स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है, उसे गामा आइसोमर कहा जाता है। इसका जो गामा आइसोमर है वो पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, और इसी गामा आइसोमर को हम गैमेक्सेन कहते हैं। इसी गामा आइसोमर का क्या नाम है, गैमेक्सेन कहलाता है। और इसका उपयोग प्रबल कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इस तरह से ये 2 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये अपना कंप्लीट चैप्टर है एरिल हैलाइड, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो इस पूरे चैप्टर को पहले तो इस वीडियो को पढ़ेंगे, PDF पढ़ेंगे, वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद क्रम से सभी वीडियोस को पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट में मैंने इसके वीडियो डाले हैं, तो इनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसके असाइनमेंट के रूप में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जिनको आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आसानी से आप हल कर पाएंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू।